रश्मि है। नमस्कार। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे साथ उपस्थित हैं इतिहासकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश आर्या जी। राकेश आर्या जी पत्रकार भी हैं। ये उगता भारत नामक समाचार पत्र के अखबार प्रत्येक दिन प्रकाशित करते हैं, जो राष्ट्रवाद से परिपूर्ण होता है। आज कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं श्री राकेश आर्या जी के साथ। स्वागत है सर आपका फिर से हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उपस्थित हैं, अपना कीमती समय हमें दिया। कुछ चीज़ें जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, आप भी अपने अखबार के माध्यम से लगातार उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं और हम भी चर्चा करते हैं अपने चैनल और पत्रिका के माध्यम से। जी, भारत में लगातार दुष्प्रचार किया गया 1947 के बाद से, तो निरंतर गलत इतिहास पढ़ाए गए। जो चीज़ जिन लोगों का नहीं था उसे उनका बताने का प्रयास किया गया। तो ये सब पे कैसा आप कहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं अपने दिव्य रश्मि के सभी श्रोताओं को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, विशेष रूप से आपके लिए भी, कि आप राष्ट्रवादी चिंतन को लेकर के इतनी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में अल्प संसाधनों के माध्यम से आप राष्ट्र जागरण का कार्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात यह है कि दिव्य रश्मि के माध्यम से भी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का आपका कार्य मैं वंदनीय मानता हूं, क्योंकि मैं इसका एक नियमित पाठक हूं, पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं, तो अच्छा लगता है। आपका जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूं। बात आपकी सही है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में, देखिए, इस देश की जो स्वाधीनता के बाद पहली सरकार बनी, उस सरकार को अधिक दोषी मानना चाहिए, पूर्णतया दोषी मानना चाहिए। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने इस पर उदाहरण देते हुए बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की क्रांति के आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को जब लिखवाया, तो उसमें जो इतिहास लिख करके उनको दिया गया, वो इतिहास पूर्णतया क्रांतिकारी आंदोलन से भरपूर था। नेहरू को वो बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वो इतिहास जब देखा, परीक्षण किया, उसकी समीक्षा की, तो सबको, लिखने वालों को बहुत कटाक्ष भरे शब्दों में लताड़ा और उनसे स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि आप इस इतिहास को उठा करके कूड़े में डालिए और वो इतिहास लिख करके लाइए जो गांधीवादी आंदोलन को ऊपर करने वाला हो। अब मिश्रा जी, इससे ही आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा घपला इस एक आदेश से हो गया। तब उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, जो BHU में उनकी पसंद का प्रोफेसर ताराचंद नाम का व्यक्ति था, और ताराचंद इतना मुस्लिम परस्त था कि उसके विद्यार्थी उसको ये कहते थे ताराचंद मुल्ला। उसकी मुस्लिम परस्ती को देख करके उसके स्टूडेंट्स ही उसको ताराचंद मुल्ला कहते थे। आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ये वो घपले वाला इतिहास है, वो ताराचंद मुल्ला वाला इतिहास है। और यहाँ पर आप ये भी देखिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं,
मनीषी हैं। इतिहास के जो सवाल पूछने वाला होता वो पहले मनीषी होता अपने आप में। आप इसको, देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन बना? वो मुसलमान था। उसके बाद 4 और बनाए गए और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनाए गए। जब इंदिरा गांधी को कम्युनिस्टों के समर्थन की आवश्यकता 71-72 में केंद्र में पड़ी, तो कम्युनिस्टों ने अपने समर्थन के बदले में पहले ये शर्त रखवा ली। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ इसलिए कह रहा हूँ इसको कि देश का शिक्षा मंत्री नूरुल हसन को बना देना, हम समर्थन दे देंगे आपको। उससे क्षति किसको हुई? इस देश में, इस देश की संस्कृति को, इस देश के इतिहास के मूल्यों को, इस देश के धर्म को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को, इस देश के क्रांतिकारी आंदोलन को, क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहने वाले लोगों को। और मैं जब क्रांतिकारी बार बार कह रहा हूं तो ये कल परसों का क्रांतिकारी आंदोलन नहीं, ये 1857 की क्रांति तक का आंदोलन नहीं। ये मैं जब कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आया था और राजा दाहिर सैन उससे जो सिंध में चुनौती से सामना कर रहा था, उसकी दी हुई चुनौती से, तो जब उस दिन जो खून बहाया गया था 712 ईस्वी में, वो भी क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। अब उसमें चाहे बीच में शिवाजी रहे हैं, चाहे हेमचंद्र विक्रमादित्य रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप रहे हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हैं, चाहे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज रहे हैं, चाहे जो रहे हैं, बप्पा रावल रहे हैं। तो ये एक लंबी श्रृंखला, और ऐसी श्रृंखला जो टूटती नहीं। इसी पर मैंने वो लिखा जो आपने पुस्तक मैंने आपको भेंट भी की थी एक बार, भारत का 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। तो उसमें 1235 में अगर आप देखेंगे तो अनेक क्रांतिकारी इस देश में हुए। जब राम मंदिर गिर रहा था तो राम मंदिर गिरते समय 2.25 लाख लोगों ने उसी समय बलिदान दिया था। कहीं इतिहास में घटना है वो? इतिहास को तो ऐसा बनाया गया जैसे लगता है कि अशोक के बाद जी भारत में कोई है था ही नहीं, और उसके बाद सीधे मूल्य ही पैदा ले लिए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बहुत अच्छी बात कही आपने। अशोक के बाद, अशोक तो ईसा पूर्व 225-26 के करीब होकर के चला गया संसार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुप्त काल रहा है जी। और गुप्त काल में जो आज का भारत है, इससे बड़ा भारत यानी 35 लाख वर्ग किलोमीटर पर उनका क्षेत्रफल पर राज था। और उसके बाद यहाँ पर ललितादित्य मुक्ता पीढ़ जो कि 750 ईस्वी के करीब शासन कर रहा था आपके कश्मीर पर। और शासन कहाँ तक था? जो आज का रूस है, चीन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसके हाथ में था। यानी कि उस समय कश्मीर विश्व राजधानी था। कहीं उसका उल्लेख नहीं है। बप्पा रावल उसी समय लगभग ईरान तक शासन कर रहा था। खुमान तोरान आज देखिए कहाँ नक्शे में जाकर के आते हैं। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान सारा उसके क्षेत्र में आता था। आज का राजस्थान, आज का सिंध, आज का बलूच, ये इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल, ये तो आपके आंखों देखते देखते आपका इतिहास मार दिया। कुछ लोग इस शब्द को कहते हैं कि विकृतीकरण किया गया, और मैं कहा करता हूं बंधुवर कि ये विकृतीकरण नहीं, विलुप्तीकरण है, क्योंकि सारा का सारा खत्म है इसमें से। जो यहाँ सीधे आ जाते हैं उसके बाद जो, जैसे कि ये आपके जो है हर्षवर्धन पर 600 साल गए, और बीच में ये कहाँ गए भाई? और हर्षवर्धन के बाद तुरंत आते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण पर। नहीं, एक और आश्चर्यजनक है जी, फुरू के साथ और सिकंदर के बीच में 300 साल का अंतर है। हाँ जी। तो उन लोगों का युद्ध कब हो गया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो मैं सहमत हूं आपसे। और वो काल्पनिक कहानी बना करके इस तरीके से हमारे ऊपर आरोपित कर दी गई है कि आप तो उस समय से पिटने आरंभ हुए थे। मानसिकता देखिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए आपके दिमाग में कि आपकी पिटाई कहां से शुरू हुई।
और शुरू नहीं हुई, पिटने कहां से आरंभ हो गए, फिर पिटते ही चले गए। रही सही मिट्टी पीटने में, जो अंतिम लात जो मारी वो नेहरू ने मारी। नहीं, और इतिहास में ये नहीं बताया जाता कि विक्रमादित्य ने हुनों को अरब तक खदेड़ा था। विक्रमादित्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सन 200 के करीब की घटना है ये। 2000 सन 2078 अब हो रहा है, जो उनका विक्रमी संवत चल रहा है। तो ईसा से इतने पहले जो है 57-58 साल पहले वो संसार में थे। और उस समय उनका शासन, आश्चर्यजनक बात है, मैंने अभी इस पर एक संकलन तैयार किया था, तो आपने बहुत अच्छी बात जो मुझे याद दिलाई है। उनका जो आज का जम्बू द्वीप, उस समय का जम्बू द्वीप जिसको हम कहते हैं, और आज का उसको यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया पर सारे पर उनका शासन था, इसलिए उनके नाम से विक्रमी संवत आरंभ हुआ। लेकिन इतिहास से वो हमारा सूरवीर, पराक्रमी योद्धा, और मैं कहूं कि हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू ध्वजा, धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाला महानायक, इतिहास नायक, कुछ भी कहिए आप उनको, इतिहास से गायब है। बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूं आपसे। आज के यूरेशिया में जितने देश हैं, उन सारों पर अगर हम देखें तो हमारे वीर विक्रमादित्य का शासन था। लेकिन हम वहां तक जाते ही नहीं, सोचा ही नहीं, और वो मतलब हमारी बुद्धि को ही नहीं जाने देते वहां तक, पूर्णतया उस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वास्तव में बहुत बड़ा छल हुआ है इसके साथ में, और विकृतीकरण नहीं, विलुप्तीकरण। उस बात को मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपने संबोधनों में आप भी विलुप्तीकरण ही बोलें इसको। विकृतीकरण तो यह है कि छोटी मोटी घटना, आपका नाम राकेश दत्त मिश्रा है, वो राकेश कुमार आर्य हो गया, ये तो विकृतीकरण है। मेरा आपकी जगह हो गया, इसको तो विकृतीकरण कहेंगे। थोड़ा बहुत विकृति आ गई, और जहां नाम का नाम ही मिटा दिया हो तो उसको तो हम विलुप्तीकरण कहें तो ही उचित है। उस इतिहास के साथ साथ पहली सरकार ने कानून के साथ भी हम लोगों के साथ मजाक किया। आज भी हम लोग उस कानून को लेकर चलते हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने के लिए बनाया था 1882 में। आज भी किसी भी अदालत में जाइए, आपको बात उन्हीं पे करनी है। आप भी अधिवक्ता हैं, कैसा लगता है आपको जब अंग्रेजों के कानून पे बहस करते होंगे? आपने ये दूसरा मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, और मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ कि लोगों की, जमाने के दौर में रफ्तार में दौड़ते हुए लोगों की बातों को आप नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप देश की नब्ज पर हाथ रखकर बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये पंडित नेहरू पर ही हम चलते हैं। पंडित नेहरू अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, दुर्भाग्य से हिंदू कहते थे। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहता हो, वो इस देश के मूल्यों से, आर्य संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से कितना प्रभावित रहा होगा, या उसने कितना इसके बारे में जाना होगा, अपने आप क्लियर हो जाता है। उस व्यक्ति ने यह सोचा, माना कि इस देश के पास तो इसका कुछ था ही नहीं। जैसे सरजमीने हिंद पर अखलाक आवाम फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। बाहर से काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता चला गया। फिर इसको हिंदुस्तान क्यों कह रहे थे भाई वो काफिले वाले? वो तो अरब से आक्रमणकारी मुसलमान आ रहे थे, उधर से यूरोप से ईसाई आ रहे थे, लेकिन इसका नाम रख रहे थे हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। यानी कि इसको हिंदू क्यों बना रहे थे वो तो फिर इसको अरबिस्तान बनाते, ईसाईस्तान बनाते, कोई और कुछ बनाते। सरजमीने हिंद पर रख, इस पवित्र भूमि पर दूसरे देशों के काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता चला गया।
तो जिस देश का पहला प्रधानमंत्री दिमागी रूप से इतना दिवालिया हो कि अपने देश को बनता हुआ भी दूसरे देशों के आने वाले काफिलों से देखता हो, तो उसके बारे में आप ये सोचें कि वो वेदों की बात करेगा, वो मनुस्मृति की बात करेगा। मनुस्मृति को बहुत गाली दी जाती है, मनु महाराज को गाली दी जाती है, मनुवादी ताकतें बोला जाता है। कहने वालों को पता नहीं कि मनुवादी ताकतें हैं कौन, मनुवाद है क्या। मनु ने सबसे पहला संविधान दिया, मनुस्मृति, उसमें चीज क्या है। यदि वो किन्हीं लोगों ने उसमें अपने स्वार्थवश कुछ मिलावट कहीं कर दी हो तो उसकी सफाई तो हो सकती है, जो उसमें व्यवस्था कहीं कोई गलत दे दी हो। लेकिन वैसे तो मनुस्मृति में ऐसी कोई भी चीजें नहीं हैं जो गलत हो। मैं ये कहता हूं कि यदि काल, देश काल, परिस्थिति के अनुसार कोई ऐसी मिलावट कहीं हुई है, मैं कहूंगा एक मंत्र तो निकाल दीजिए, उसको हटा लो जो आज के अनुकूल ना हो। परंतु मैं ये कहता हूं कि यदि वो सारी चीजें, आपका ये संविधान जो आज चल रहा है, बात हमारी कानून की है तो कानून पर ही रहेगी। मैं उधर भी दूसरी तरफ नहीं जा रहा हूं, कानून पर ही सीमित रखेंगे अपने आप को। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज का संविधान 75 वर्ष में 125 बार संशोधित हो सकता है, और कितने लोगों ने बनाया? 289 लोगों ने, बाबा जी ने नहीं बनाया। 289 लोगों का दिमाग उसमें लगा, उनकी बौद्धिक प्रतिभा से निकल करके यह संविधान आया जिससे आज देश चल रहा पिछले 75 वर्ष से। और उसमें संशोधन कितने हो गए? 125। मनु को गुजरे कितना समय हो गया? अरबों वर्ष। तो उस लाखों, अरबों, करोड़ों वर्ष का जो पीरियड है, तो उस व्यक्ति की चेतना कितनी ऊंची होगी जिसमें एक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यदि उसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता हो, अमेंडमेंट की आवश्यकता हो, तो कर लो आज के समय के अनुसार। लेकिन बोला जाता है, किसके कारण बोला जा रहा है? मूल मुद्दे पाते हैं हम, नेहरू की सोच के कारण। नेहरू की सोच ये रही कि इस देश का अपने पास कुछ नहीं है, इसकी मनीषा भी नहीं है इसके पास में। जब मनीषा नहीं है तो बौद्धिक उधार ले लो, और 7 देशों से उधार लेकर के संविधान आपको दे दिया। मैं संविधान के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बोल रहा हूं जिन्होंने हमको उधारी मनीषा के साथ चलना सिखाया। इतना आप अमेरिका से ले लेते हैं, इतना कनाडा से ले लेते हैं, इतना रूस से ले लेते हैं, इतना फला देश से ले लेते हैं। क्या हमारा अपने पास कुछ नहीं था? अपने पास तो मनुस्मृति थी, बहुत बृहस्पति संहिता था, नारद स्मृति थी, बहुत सारी चीजें थी। संसार को चलाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने वेद दिए, आदि संविधान है दुनिया का। उस वेद के अनुसार ही मनुस्मृति का निर्माण हुआ, लेकिन नहीं चलेगा। ये किसके कारण हो गया? इसलिए उस व्यक्ति ने, जो एक्सीडेंटल हिंदू था, उसने आपके इस मूल की ओर न देख करके फलक की ओर देखते हुए अंग्रेजों को अपना आका मानते हुए, और वो भी एक लेडी के कारण उनको अपना आका माना, और आका मान करके उनके दिमाग से चलने में आधुनिकता समझी। जो प्रगतिशील साहित्य आप पढ़ते हो, सुना जाता है कि प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील धर्म, प्रगतिशील मजहब, ये सारी देन किसकी? नेहरू की देन है। जो जड़तावादी लोग थे, जो कुछ नहीं जानते थे आपके ऋषियों के समक्ष, उन ऋषियों की सारी बुद्धि उनके समक्ष आपने गिरवी रख दी। कौन था वो? देश का पहला प्रधानमंत्री। इसलिए उसने विदेशियों के द्वारा बनाए गए कानूनों को इस देश में यथावत जारी रखा, क्योंकि उसकी व्यवस्था, उसकी सोच, उसकी मानसिकता केवल और केवल यदि बंधी हुई थी किसी से, तो वो अंग्रेजों से बंधी हुई थी। उनको प्रगतिशील मानते थे। तो 35,000 के लगभग, 34,000 के लगभग जो कानून पहले दिन चल रहे थे 14 अगस्त को, उन्हीं से 15 अगस्त या 16 अगस्त को भी देश शासित हो रहा था। और उस दिन नहीं हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो जो सचमुच हमको खत्म करने के लिए बनाए गए, अब जैसे मान लीजिए आप राजद्रोह की बात करें, राजद्रोह क्या है?
राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में दोनों में अंतर है। जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की खिलाफत करते थे वो राजद्रोह में जाते थे। वो कौन थे? ये हमारे देशभक्त लोग, वो राजद्रोही थे। और वो सेक्शन आज भी जो का तो चल रहा है। अबे राज नहीं रहा, यानी कि राजतंत्र नहीं रहा, तो राजद्रोह कहां रहा? अब तो राष्ट्रद्रोह की धारा आनी चाहिए। बिल्कुल। और राष्ट्रद्रोह की धारा अपने तरीके से अपनी बौद्धिक मनीषा का प्रयोग करते हुए, जो इस देश के संविधान को नहीं मानेगा, इस देश के जो एक संविधान में ही एक चीज दी गई है कि भारत की सामाजिक संस्कृति का विकास समृद्धि करना, प्रचार प्रसार करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो देश की सामाजिक संस्कृति की व्याख्या करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो वैदिक मूल्य हैं, वैदिक मूल्य जो सारे के सारे विश्व को एक देखने की चेष्टा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो जो उनसे जो संस्कृति बनती है वो सामाजिक संस्कृति है भारत की। लेकिन यहां पर कौन है? मुसलमान हो जा, ईसाई हो जा, और तू चुप रहे। तू चुप रहे से मतलब तू हिंदू है, तू चुप रहे। तेरे कलेजे को हम खाते रहें और हम फूलते फलते रहें। ये जो व्यवस्था की गई है ये तो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारी जो हम राष्ट्रद्रोह की बात जो कर रहा हूं मैं, राष्ट्रद्रोह के लिए अगर आप लाना चाहते हैं तो राष्ट्रद्रोह में वो चीज आनी चाहिए कि जो वेदों का विरोध करे, जो मनुस्मृति का विरोध करे, जो हमारे उन ग्रंथों का विरोध करे जो सामाजिक संस्कृति के भीतर आते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का विरोध करे, जो हमारी धरती को तोड़ने, काटने, बांटने का प्रयास करे, उन सभी लोगों को हम राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाएंगे। जो आतंकवादियों के अधिकार मांगने की भी बात करे इस देश में, देश का सर्वोच्च न्यायालय रात को खुलवाया जाता है। किसके लिए? ये कहां का कानून है भाई? मनु क्या कहते हैं? नातताई वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन है। आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं है, जैसे चाहो वैसे खत्म करो इसको जो। लेकिन आतंकवादियों को उसमें हवाई जहाज के टिकट दिए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट से यहां से कानून बन करके जा रहे हैं और पैकेज जा रहे हैं कश्मीर के लिए, करोड़ों अरबों रुपया जा रहा है पैकेज के माध्यम से। कितनी सी आबादी है जी कश्मीर की? जाना चाहिए, इसमें मना नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर वहां की 1 करोड़ आबादी है और उसके लिए आप 500 करोड़ या 1000 करोड़ का पैकेज भेज रहे हो, कितना आ गया एक आदमी के हिस्सा में? और फिर भी गरीबी, फिर भी बता रहे हैं कि ये गरीब बच्चे हैं, भटके हुए हैं, नौजवान हैं। कौन सा कानून है ये वही राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह। हम कहेंगे कि जो व्यक्ति इतना लेने के बाद भी देश को तोड़ने की, काटने की बात करता है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा। इसलिए हम इस आईपीसी की, क्योंकि बात कानून की चल रही है मेरी और आपकी जो है, तो हम आईपीसी को क्यों लागू रखें अपने यहाँ पर? आयरिश पिनल कोड है ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके अलावा के कानून जो ये सारा का ये तो सारे के सारे देश को गवर्न कर रहा है आईपीसी तो, और हम इसी के अनुसार जो दे रहे हैं। भारत 304 सेक्शन की ले लीजिए, 302 की ले लीजिए, इसी आईपीसी के तहत कहीं पर भी कोई भी एक भी सेक्शन इसका मुझे ऐसा दिखा दीजिए आप जिसमें अंग्रेज अधिकारी और उस समय के जो उनके शासक वर्ग में जो लोग आते थे वो अपनी सुविधा के लिए नहीं बना, अपनी सुविधा के लिए तो उन्होंने बनाया नहीं, वो भी कहीं फंसते हो इसमें। एक भी सेक्शन दिखा दो। और उसी का परिणाम यह हुआ कि देश का पहला प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हिंदू जो है, वो पहले दिन से जब इस देश पर शासन करना उसने आरंभ किया, और उसके बाद जब उसके बेटी ने और उसकी बेटी के बेटे ने यानी नाती ने
इस देश पर प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, तब तक एक भी व्यक्ति इस आईपीसी के किसी सेक्शन के अंतर्गत भीतर नहीं गया, क्योंकि वो तो माननीय थे, कानून से ऊपर थे और एक्सीडेंटल की औलाद थे, एक्सीडेंटल हिंदू की। तो ये कानून जो है, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं, इस बात का समर्थन भी करता हूं कि हिंदुस्तान से ये कानून समाप्त होने चाहिए और हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, आर्यावर्त को, कुछ भी कहिए इसके लिए, जो हमारे अपनी संस्कृति के अनुकूल शब्द हैं, इसमें इसकी मनीषा के अनुसार, इसकी अपनी अंतस चेतना के अनुसार, इसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनने चाहिए। इतनी क्षमताएं हमारे पास में हैं। उन क्षमताओं के लिए हम वर्तमान सरकार से भी निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि जो चीजें हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए हम अपने ऊपर से विदेशी भाषा का, विदेशी मनीषा का जो ठप्पा लगा हुआ है कि हम दूसरों के अनुसार चलते हैं, उसको हटाया जाए और जब हमारी बौद्धिक क्षमताएं इतनी हैं तो हम अपने अनुसार अपने कानून बनाएं। एक और आश्चर्यजनक तथ्य दिखता है जी। एक व्यक्ति 1906 में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाता है। जी। उसके बाद ब्रिटेन में जाकर वहाँ की भारत में सो कॉल्ड रानी के जन्मदिन पे हंगामा करता है। उसको 2 जन्म का आजीवन कारावास मिलता है, सिर्फ इतने कामों के लिए। एक व्यक्ति ने पहली बार लोगों को इकट्ठा कर एक आंदोलन चलाया। जी। उन पे इतनी लाठियां पड़ी कि उनकी मृत्यु हो गई। जी जी। लेकिन आश्चर्य नहीं लगता कि 2 व्यक्ति आंदोलन भी करता है, जेल भी जाता है, तो 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलती है, और आज जिन्हें 2 जन्म का आजीवन कारावास मिला, उनके ऊपर अंग्रेजों के परम दलाल के औलादों ने आक्षेप लगाया कि वो देशद्रोही थे। मिश्रा जी, ये आपका राष्ट्रवादी चिंतन है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा चिंतन आपने दिया, मैं चिंतन कह रहा हूँ इसको। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सावरकर जी की बात आप कर रहे हैं, सीधे शब्दों में आते हैं। इसी की दादी यानी राहुल गांधी की, उनके लिए क्या कह चुकी है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनको मानदेय देना आरंभ किया और सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से पूछा, किस आधार पर दे रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि मैं आपको भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक महान क्रांतिकारी नेता मानते हुए दे रहा हूं। स्वीकार किया। दिमागी रूप से दिवालियापन की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए राहुल गांधी बार बार उस दिव्य विभूति पर आक्षेप लगाते हैं। यदि आप इन तीनों की जीवनी को पढ़ें, मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। इसी व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने ही कुछ समय पहले यह भी कहा था कि वो गद्दार था। सावरकर जी के लिए गद्दार कहा था। मैंने इस पर लिखा था कि गद्दार कौन, गांधी या सावरकर। और वो पुस्तक है मेरी, डायमंड पॉकेट बुक से छपी है। पूरा जवाब देकर के पुस्तक के रूप में हमने जवाब दिया उसमें। गांधी ने कितने दिन की जेल काटी, नेहरू ने कितने दिन की जेल काटी, सावरकर जी ने कितने दिन की जेल काटी, और किस आधार पर काटी, और कितने दमन, दलन, शोषण, उत्पीड़न के साथ काटी। और उसमें भी वो घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए कभी। 1885 से लेकर के 1929 तक की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1930 में आकर के 26 जनवरी को इस नेहरू और गांधी की कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की है।
उससे पहले ये क्या कर रहे थे? ये तो कन्हैया, इनका जो कांग्रेस का इतिहास पट्टा भी सीताराम मैया ने लिखा है, उसी को पढ़ लीजिए। इसको ही पढ़ना चाहिए, राहुल जी को पढ़ना चाहिए। 1885 से 1929 तक के प्रस्ताव। हम राजा की बड़ी वफादार प्रजा हैं। हम राजा के प्रति वफादारी के लिए सिर झुकाते हैं। हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं। ये कांग्रेस के सारे नेता कहते थे। 1929 से पहले अगर इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया तो डोमिनियन स्टेटस के लिए चला रहे थे, और वो भी खिलाफत आंदोलन बदल गया था। और खिलाफत आंदोलन जो था वो देश की जनता से छुपा लिया गया, वो खलीफा के लिए किया गया आंदोलन था। ये तो लाजपत राय जी ने जब पहली बार 19, हाँ जी, तो उन पे तो लाठियां चल गई। उन पे लाठियां चली। मैं यही कह रहा हूं, देखिए सावरकर जी तो इस दौरान तो अपना उत्कर्ष स्थापित कर चुके थे। तो 1906 में 1906-07 में 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम घोषित कर रहे थे, और कर भी कहां रहे थे? ब्रिटेन में, इसके हार्ट में बैठकर कर रहे थे। फ्रांस से पुस्तक छप करके आ रही है। तो वो शेरवीर सूरवीर था, या ये सूरवीर कहे जाएंगे जो कायरों की भांति, जो उनको अपने वफादार जनता कह करके, प्रजा कह करके, उसकी रियाया कह करके, हर प्रस्ताव में अपने आप को क्षमा याचना के साथ, हुजूर कहीं ठेस तो नहीं लग गई हो आपके हाथ को, ये से पकड़ते पकड़ते? ये कोई तरीका है? इतनी बेशर्मी के शब्द हैं वो। और इनके शब्दों को यदि इन्होंने अपील से मतलब है कि अपने केस की पैरोकारी के लिए, आज भी आप एडवोकेट हैं, जब ऑनरेबल कोर्ट में जाकर खड़े होते हैं, मैं भी एडवोकेट हूं, तो हम एक अपील की एक मैटर, एक लैंग्वेज है, सेट लैंग्वेज है, उसकी भाषा है, उसको हम और आप लिखेंगे, बोलेंगे सर हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो तो क्षमा याचना होगी। और ये जो अपने आप को ओबीडियंट सर्वेंट लिख रहे हैं 29 तक, जब कांग्रेस 45 वर्ष की हो गई तब तक ओबीडियंट सर्वेंट लिख रहे हैं गांधी और नेहरू और उनके अन्य साथी। ये सर्वेंट नहीं है। तो ये दोगलापन है, मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है, इतिहास के तथ्यों के साथ की जा रही खिलवाड़ है, और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाइयों का तुष्टीकरण, कम्युनिस्टों का तुष्टीकरण, और जो हमारा इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके हितों के साथ किया जा रहा खिलवाड़ है। देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए, खास तौर से हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू समाज को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इन लोगों के रहते हुए किसी भी दृष्टिकोण से कभी भी देश का भला नहीं हो सकता। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इस साक्षात्कार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कि जिन्हें पता चल सके कि भारत का सही इतिहास क्या है और कहाँ हमें ये नेता लोग पहुंचा रहे हैं। जी नमस्कार।